हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बोटनी CLC सीकर। हाँ भाई, सब मस्त हो ना, अच्छे हो? तुम्हारा मुस्कुराना, तुम्हारा मस्त रहना बहुत ज़रूरी है भाई, है ना। और बढ़िया तरीके से घर पे बहुत अच्छी चीज़ें खाओ, मस्त रहो और एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ स्टडी करो, वीडियो के साथ NCERT की लाइन टू लाइन। यस बेटा। हाँ तो बेटा, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 81 में। और प्रीवियस अपने लेक्चर 80 के अंदर पोलन ग्रेन प्राकरण की पूरा स्ट्रक्चर बना दी, डायग्राम बना दिया था, पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया था, लेकिन वापस मतलब उसी से आगे रिलेटेड है थोड़ा और एक्सप्लेनेशन, और फिर पोलन ग्रेन से रिलेटेड बातें, यानी पोलन वायबिलिटी यानी परागकण की जीवन क्षमता क्या है, पराग टैबलेट्स क्या हैं, या पराग एलर्जी, पोलन एलर्जी क्या है। तो बेटा देखो आ जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं बेटा कि आपको मैंने बताया था कि ये पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन के अंदर सेल वॉल की दो लेयर होती है। तो आउटर वॉल एक्साइन बाह्य चोल, ऑर्नामेंटेड होती है डिजाइनेटेड, और इंटाइन अंतः चोल अंदर वाली होती है। और फिर आप जानते हो बेटा कि जर्मपोर, जहाँ एक्साइन में स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है वहाँ जर्मपोर, वैक्यूल और न्यूक्लियस। तो देखो बेटा अपन बात करते हैं सबसे पहले आउटर वॉल एक्साइन, एक्साइन की आउटर वॉल एक्साइन यानी बाह्य चोल। तो आप कहोगे बेटा कि जो एक्साइन है, तो आप जानते बेटा कि यह पराग कण की आउटर वॉल है, जो थिक यानी मोटी, थिक एंड हार्ड है, मोटी और कठोर है। और आप जानते हो कि यह जो बेटा आप जानते हो कि टैपिटम डिजोल होती है माइक्रोस्पोर के साइटोप्लाज्म में, यूबिस बॉडी बनाती है। तो यूबिस काय संश्लेषित करती है, सिक्रेट करती है स्पोरोपोलेनिन। तो यह स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। यस बेटा। और आप जानते हो ये जो स्पोरोपोलेनिन है, स्पोरोपोलेनिन कैरोटीनॉइड्स से व्युत्पन्न वसीय पदार्थ है, एक फैटी सब्सटेंस है, वसीय पदार्थ है। यस बेटा। और सीधी बात आपको मैं बताऊं कि बेटा देखो ये जो स्पोरोपोलेनिन है, वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी पृथ्वी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पृथ्वी पर ज्ञात ये अब तक का सबसे अधिक प्रतिरोधी, मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मैटर, इससे अधिक जटिल या प्रतिरोधी कोई नहीं है पृथ्वी पर। पूरे सजीव जगत में सबसे प्रतिरोधी पदार्थ है क्या बेटा? स्पोरोपोलेनिन। बात को समझ रहे हैं? स्पोरोपोलेनिन क्लियर है? अब देखो बेटा, मैं इससे रिलेटेड और बातें आपको बताता हूं। तो आप जानते हो कि ऐसा कोई एंजाइम नहीं है, ऐसा कोई एंजाइम ज्ञात नहीं है, अभी तक ऐसा कोई एंजाइम खोजा नहीं गया बेटा, अभी तक ऐसा कोई एंजाइम ज्ञात नहीं है जो स्पोरोपोलेनिन का अपगठन कर सके, इसको डिग्रेड कर सके बेटा। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम पृथ्वी पर ज्ञात नहीं है। इसलिए अपन कहते हैं बेटा कि स्पोरोपोलेनिन उच्च तापमान, कितना भी टेम्परेचर हो चाहे बेटा, उच्च तापमान, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार एंजाइम, है ना बेटा, उच्च तापमान, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार
लवणों आदि के प्रति टिक सकता है। टिक सकता है का मीन क्या हो गया कि कोई भी कितना भी हाई टेम्परेचर हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो या साल्ट हो, या फिर आप जानते हो कि कोई भी एंजाइम हो, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसका बेटा? स्पोरोपोलेनिन का। बात को समझे? तो ये और चीजें आपके सामने क्लियर करने के लिए। यस बेटा। अब मैं बात करता हूं कि देखो यह किस में सहायता करता है? फोसिलाइजेशन में भी सहायता करता है। तो फिर आप कहोगे बेटा कि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह फोसिलाइजेशन जीवाश्मीकरण में भी सहायता करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी कंपटीशन के लिए। यस बेटा, ये फोसिलाइजेशन में भी सहायता करता है, जीवाश्मीकरण में भी बेटा हेल्प करता है। कौन? स्पोरोपोलेनिन। यस बेटा। तो आप समझ सकते हैं कि फोसिलाइजेशन में भी ये सहायता करता है। बात को समझे? फोसिलाइजेशन में भी ये सहायता करता है। क्लियर? जीवाश्मीकरण में भी। क्यों? क्योंकि जो परागकण होते हैं वो स्पोरोपोलेनिन के कारण वेल प्रिजर्व्ड होते हैं। वेल प्रिजर्व्ड होते हैं बेटा, हाँ है ना। यानी पोलन ग्रेन अपन कहें कि बहुत अच्छे से परिरक्षित होते हैं। क्लियर बेटा? अपन कहें कि परागकण अच्छे से परिरक्षित होते हैं। अपन कहें कि बेटा पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड। क्यों? क्योंकि स्पोरोपोलेनिन की प्रेजेंस के कारण, है ना। आप जानते हो कि आप सीधा कहोगे कि स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति के कारण। ये लो जी, आपको इसकी हर लाइन मैंने और ज्यादा एक्सप्लेनेशन कर दिया, और ज्यादा वे में बता दी। यस बेटा। तो ये बहुत ही अच्छे से फोसिलाइजेशन में भी, है ना। इसको अपन लिखे कि आप समझ रहे हो कि बेटा फोसिलाइजेशन, क्लियर, फोसिलाइजेशन में भी ये हेल्प करते हैं। मतलब हर तरीके से ये फोसिलाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। यस, क्योंकि बहुत अच्छे से परिरक्षित रहते हैं। पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति कारण। तो लाखों हजारों साल पहले जो पेड़ पौधे दब गए थे तो उनके सारी चीज अपघटित हो गई, डिग्रेडेड हो गई, लेकिन पोलन ग्रेन ऐसे कैसे प्रिजर्व फॉर्म में पड़े रहे, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन को कोई नहीं विघटित कर सकता था। इसलिए आप जानते हो कि फोसिलाइजेशन में और इवोल्यूशन में बहुत उपयोगी हैं। बात को समझ रहे हैं? क्लियर है? हर तरीके से समझ में आ गया आपके। इसके अलावा देखो बेटा कि ये जो एग्जाइन होता है ये ऑर्नामेंटेड होता है, डिजाइन होती है इसकी, अलंकृत होता है या विभिन्न डिजाइन लेता है। तो ये जो अलंकरण है या आप जानते हो कि पैटर्न है, ये टैक्सोनोमिक सीक्वेंस है ना बेटा। तो आप कह दोगे कि पैटर्न और डिजाइन, पैटर्न और डिजाइन पैटर्न और डिजाइन टैक्सोनोमिक इंपॉर्टेंस रखता है। यानी बेटा यहां देख लेना कि जो ऑर्नामेंटेशन है, ऑर्नामेंटेशन ये आप समझ सकते हो टैक्सोनोमिक इंपॉर्टेंस, क्योंकि अलग अलग पादप जातियों में बहुत ज्यादा पादपों विविध रूप हैं, तो अलग अलग पादप जातियों में ये पैटर्न या डिजाइन भी अलग अलग है। तो पैटर्न और डिजाइन ये टैक्सोनोमिक इंपॉर्टेंस का कैरेक्टर है, या टैक्सोनोमिक इंपॉर्टेंस रखता है, या टैक्सोनोमिक सिग्निफिकेंस इसका। बात को समझे? टैक्सोनोमिक सिग्निफिकेंस की बात करें यानी वर्गीय की महत्व का लक्षण है टैक्सोनोमिक सिग्निफिकेंस। यस और नो बेटा? अब देखो जहां स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है उन एपरेचर को आप कहते हो मतलब जर्मपोर, है ना। तो बेटा आप कहोगे कि जहां स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है
तो वहां एपरेचर इन छिद्र समान ही, एपरेचर समान संरचना होती है जो क्या कहलाती है बेटा, जरमपोर, जनन छिद्र। इनके बारे में बताएंगे तो वो क्या कहलाती है बेटा, जनन छिद्र। यस, वो कहलाती है जरमपोर। क्लियर। अब सीधी सी बात है कि बेटा जरमपोर जनन छिद्र, तो ये हो गए जरमपोर जनन छिद्र। यस, और आप जानते हो कि जनन छिद्र पराग नलिका के प्रारंभन में सहायक हैं, पराग नलिका के प्रारंभन में। तो एपरेचर समान संरचना जरमपोर। अब मैं आपको जरमपोर भी बता देता हूं। तो देखिए बेटा, जरमपोर की बात करते हैं तो क्या है, तभी तो ये डायग्राम बनाया मैंने, वापस से डायग्राम और एक एक लाइन आपको वापस से थ्योरेटिकल क्लियर किया है। तो देखिए बेटा जी, जरमपोर जनन छिद्र, और जनन छिद्र की बात करें जनन छिद्र तो आपने लिखा कि जहां स्पोरोपोलिन एब्सेंट है, एपरेचर समान संरचना क्या होती है, जरमपोर होती है। ये जरमपोर से क्लियर। तो डायग्राम के थ्रू बता दिया मैंने। जनन छिद्र ये किसमें सहायक है कि जब इंटाइन, अंदर से इंटाइन का दीर्घीकरण होगा तो परागनलिका का प्रारंभन। तो आप कह दोगे कि यह है परागनलिका, परागनलिका के प्रारंभन में सहायक है ना बेटा। यानी जब गैमेटोफाइट बन जाएगा तो फिर आप जानते हो कि इंटाइन दीर्घीकृत होगा तो परागनलिका के प्रारंभन में इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब, ये सहायक हैं बेटा क्या, जरमपोर। अब ये जो जरमपोर हैं ये भी आप जानते हो बेटा कि टैक्सोनोमिक सिग्निफिकेंस रखते हैं, क्योंकि अलग अलग जातियों में थोड़े से अलग फॉर्म में मैं आपको बता देता हूं, जो आप समझ सकते हो बेटा कि ये भी एक वर्गीकी महत्व का लक्षण है, वर्गीकी महत्व का लक्षण। और आप समझें कि देखो मैं कैसे है वर्गीकी महत्व का लक्षण, क्योंकि आप समझ सकते हो कि डाइकोट में इस पोलन ग्रेन पे जरमपोर की संख्या कितनी होगी, 3 है ना, संख्या में 3 होंगे। और संख्या में 3 है तो आप इनको एक चीज बोलोगे, ट्राइकोलपेट, संख्या में 3। अब संख्या में 3 है और वर्ताकार है, स्पेरिकल है, स्पेरिकल वर्ताकार गोल है ना, स्पेरिकल फॉर्म में है और संख्या में 3 है, ट्राइकोलपेट। तो ये तो किसमें पाया जाता है, डाइकोट्स में, द्विबीजपत्रियों में। यस बेटा। और मोनोकोट के अंदर, मोनोकोट में जो जरमपोर है, मोनोकोट में जरमपोर वो संख्या में कितना, संख्या में 1 ही होगा। मोनोकोट में जरमपोर संख्या में 1, तो आप क्या बोलोगे, मोनोकोलपेट। यस। और आकृति कैसी होगी, लेंस के समान या फ्यूजीफॉर्म, आकृति होगी लेंस के समान या फ्यूजीफॉर्म। तो लेंस एफ या तर्करूपी आकृति होगी, यानी ऐसे फ्रो के फॉर्म में, ऐसे फ्रो के फॉर्म में होंगे, सॉरी ऐसे अपन बात उड़ा कि फ्रो के फॉर्म में होंगे, खांच के रूप में। ये किस में होंगे, मोनोकोट्स में। यस। तो ये आपके क्या हो गए बेटा, जरमपोर। क्लियर। फिर अपन बात करें बेटा कि जो इंटाइन है, तो इंटाइन तो एक पतली परत है, पतला कोमल है, बता दिया था आपको, पतला कोमल है ना। और ये तो आप जानते हो कि पैक्टोसेलुलोज यानी पैक्टिन और सेलुलोज का बना है, पैक्टिन और सेलुलोज का। इनसाइड आप जानते हो न्यूट्रिएंट भरे हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, परागकण के अंदर वैक्यूल है ना, ये वैक्यूल है। बात को समझे। अब अपन इस परागकण से रिलेटेड कुछ और बातें, जो मैंने आपको बताया था कि परागकण की जीवन क्षमता क्या है, परागकण टैबलेट क्या है और एलर्जी क्या है। और फिर अपन बेटा इस माइक्रोस्पोरिया पोलन के न्यूक्लियस से डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट यानी नर युग्मोद्भिद का विकास पढ़ेंगे, यानी नर युग्मोद्भिद संरचना अंदर ही बनेगी, नर युग्मोद्भिद, और जिसमें युग्मक होंगे। यस। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं।
तो देखिए बेटा ये पॉइंट ऑफ पोलन वायबिलिटी, तो पोलन वायबिलिटी यानी पराग जीवन क्षमता। यस बेटा, तो पोलन वायबिलिटी का मीन क्या होता है? क्या आप समझ सकते हैं कि वह अवधि जब तक परागकण अपने लैंडिंग प्लेटफॉर्म का मीन होता है स्टिग्मा। वह अवधि जब तक परागकण अपने लैंडिंग प्लेटफॉर्म अर्थात स्टिग्मा वर्तिकाग्र पर अंकुरित होने की क्षमता रखता है। तो वो बेटा किसके नाम से जानी जाती है? पोलन वायबिलिटी, पराग जीवन क्षमता। कि देखो परागकोश से परागकण मुक्त होगा और मुक्त होकर अपने लैंडिंग प्लेटफॉर्म वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा। तो जब तक वो अवधि जब तक उस वर्तिकाग्र पर उसमें अंकुरित होने तक की क्षमता है, तो वो आपकी कहलाएगी बेटा पोलन वायबिलिटी। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया पोलन वायबिलिटी से। सीधी सी बात है बेटा कि देखो जो पोलन वायबिलिटी है यह अत्यधिक वेरिएबल है, हाईली वेरिएबल, अत्यधिक वेरिएबल है, अत्यधिक विविध है अलग अलग जातियों में। क्लियर बेटा, ये अत्यधिक वेरिएबल है। और मैं बता दूं बेटा कि आप जानते हो कि जो पोलन वायबिलिटी है, क्लियर, तो यह वातावरणीय कारकों पर निर्भर करती है। डिपेंड ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर, वातावरणीय कारकों पर निर्भर करती है। जैसे जिस समय परागकण रिलीज हुआ, मुक्त हुआ, उस समय प्रीवेलिंग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी क्या है, समझ गए ना? उस समय प्रीवेलिंग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता क्या है, इस पर डिपेंड करती है पोलन वायबिलिटी। और आप जानते हैं कि यह पादप जातियों पर भी निर्भर करती है। बेटा पादप जातियों पर भी निर्भर करती है पोलन वायबिलिटी, पादप जातियों पर भी निर्भर करती है। क्योंकि अलग अलग आवर्तबीजी पादपों में परागकणों की जीवन क्षमता जो अवधि है, वो अवधि जब तक वो ये क्षमता रखते हैं कि अपने वर्तिकाग्र पर अंकुरित हो सकें, तो वो अलग अलग है, वेरिएबल है। तो ये पादप जातियों पर भी निर्भर करती है ना बेटा। एग्जाम्पल में आपको बताऊं बेटा कि जैसे कुछ अनाज कुल के सदस्यों में जैसे गेहूं तथा चावल में यह केवल 30 मिनट की अवधि की होती है, 30 मिनट की होती है ना बेटा। कुछ सेरेल्स है ना बेटा, जैसे अनाज है, व्हीट और राइस, और आप जानते हो गेहूं और चावल में तो अभी आगे पढ़ेंगे अपन, बर्ड पोलिनेशन, कलिका परागण भी होता है, आगे अपन इसका स्टडी करेंगे। तो आप जानते हो कुछ अनाज कुल के सदस्यों में तो जैसे स्पेशली गेहूं चावल में तो ये ओनली एंड ओनली कितनी 30 मिनट की होती है। तो ध्यान दें, कुछ अनाज कुल के सदस्यों में जैसे गेहूं तथा चावल में तो ये केवल और केवल कितनी होती है, 30 मिनट की होती है, 30 मिनट की होती है ओनली। यस, लेकिन बेटा कुछ कुलों में या अपन ऐसे कहें कि अधिकांश आवर्तबीजी कुलों में जैसे कि सोलेनेसी कुल है ना, आलू कुल, लेग्यूमिनोसी है, ये पूरा दाल कुल लेग्यूमिनोसी है, रोजेसी गुलाब वाला कुल,
है ना, में यह कई महीनों मतलब सेवरल मंथ्स, कई महीनों की होती है। तो बेटा यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है कि अनाज कुल के सदस्यों में जैसे गेहूं चावल में ओनली एंड ओनली 30 मिनट की अवधि में तक इनमें क्षमता होती है अपने वर्तिकाग्र पर अंकुरित होने की। यस, और अधिकांश आवर्त बीजी कुलों में जैसे सोलेनेसी है, लेग्यूमिनोसी है, रोजेसी में आप जानते हो कि कई महीनों की सेवरल मंथ्स तक आप जानते हो कि अंकुरित होने की क्षमता रखते हैं। यस बेटा, अब आप जानते हो कि देखो फिर अपन क्या करते हैं कि फिर भी अगर मान लो अपन को लंबे समय के लिए इन जातियों के परागकण चाहिए तो अपन कहाँ संरक्षित करते हैं? पोलन बैंक्स में। कहाँ करते हैं बेटा? पोलन बैंक्स में। पोलन बैंक्स में क्या होता है कि परागकणों को कई वर्षों तक संरक्षित किया जाता है ना। परागकणों को कई वर्षों तक संरक्षित किया जाता है बेटा। तो कैसे किया जाता है? यानी इनको लिक्विड नाइट्रोजन में तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखते हैं। यस बेटा, तो इस तकनीकी को आप क्या कहते हो? इस तकनीकी का जो नाम है, सुरक्षित करने की तकनीक का नाम है, वो है क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीकी। ये तो यस, क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक, तो आपके हो गए पोलन बैंक। ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जानते हो कि पोलन वायबिलिटी अभी आगे आपका आएगा, जैसे पोलन एलर्जी रही है, तो ये सारे क्या है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आपको पूरा एक एक लाइन विस्तृत लिखवा दिया। क्लियर बेटा? पोलन वायबिलिटी क्या होती है, पराग जीवन क्षमता क्या होती है। तो बेटा जो परागकण है ना, तो परागकणों का एक पीरियड फॉर विच द पोलन ग्रेन रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑन इज स्टिग्मा, यानी वो एक अवधि जब तक परागकण अपने लैंडिंग प्लेटफॉर्म स्टिग्मा पर अंकुरित होने की क्षमता रखते हैं। और ये अत्यधिक वेरिएबल है, हाईली वेरिएबल, डिपेंड करती है प्रीवेलिंग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, यानी वातावरणीय कारकों पर निर्भर करती है। प्रीवेलिंग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी पादप जातियों पर भी डिपेंड करती है। कुछ अनाज कुल के सदस्यों में गेहूं चावल में तो मात्र 30 मिनट की होती है, लेकिन आप जानते हो कि अधिकांश आवर्त बीज कुलों में कई महीनों की हो सकती है। फिर भी आपको मान लो अनाज कुल के सदस्यों के परागकणों को सुरक्षित करना हो तो पोलन बैंक्स में आप लिक्विड नाइट्रोजन में -190 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री पे आप रखोगे, इतने लो टेम्परेचर पे, है ना। तो उस तकनीकी को आप क्या कहोगे? क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीकी, जो एक भाई स्थानीय संरक्षण स्थल है। बात को समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? क्लियर? तो अब देखो अपन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अपन इसका देखते हैं। तो नेक्स्ट आप देखिए बेटा कि पोलन टैबलेट और सिर्फ पराग टैबलेट और सिर्फ, तो आप समझ सकते हैं बेटा कि परागकण जो होते हैं बेटा, परागकण पोषकों व खनिजों से भरपूर होते हैं। परागकण पोषकों और खनिजों से क्या होते हैं बेटा? भरपूर होते हैं। यस, इट मीन अपन कहें बेटा कि दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स। तो बहुत रिच अमाउंट होती है, यानी पोषकों से और मतलब खनिजों से भरपूर होते हैं। अगर अपन एक अनुमान बताएं आपको बेटा, तो परागकणों में देखो प्रोटीन की मात्रा होती है 16 से 20%। ऐसे अगर अपन कहें कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट होता है 24 से 48%। बात को समझे? तो भाई देखो बेटा पोलन ग्रेन के अंदर एक अनुमान के अनुसार प्रोटीन 16 to 20%, कार्बोहाइड्रेट और 20 to 48%, और लिपिड होता है बेटा 9 to 16%। इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये पोषकों से भरपूर हैं। तो इनके कई प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं,
स्पेशली पोलन टैबलेट और सिर्फ, या अपन सीधा से कहें कि पराग कणों का उपभोग करने से, पराग कणों के कंजप्शन से, उपभोग करने से जो एथलीट्स हैं, एथलीट्स जो होते हैं, एथलीट्स व रेस हॉर्सेज जो धाव घोड़े हैं, धाव घोड़े हैं, उनकी क्षमता बढ़ जाती है। उनकी क्षमता बढ़ जाती है। ये सुनो बेटा, यानी पराग कणों के कंजप्शन से उपभोग करने से एथलीट्स जो खिलाड़ी होते हैं या रेस हॉर्सेज जो धावक घोड़े हैं, उनकी क्षमता बढ़ जाती है। बात को समझ रहे? तो अपन कहें बेटा सीधी सी बात कि आजकल इन मतलब रिसेंट ईयर में, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में ये फैशन बन गया है कि इनको फूड सप्लीमेंट में यूज किया जाए। तो आजकल इन्हें एज ए फूड सप्लीमेंट, यूज किया जाता है। बात को समझे? एज ए फूड सप्लीमेंट इनको काम में लिया जा रहा है। क्लियर बेटा? और आप जानते हो बेटा, कई पश्चिमी देशों में, कई वेस्टर्न कंट्रीज में इनसे पोलन टैबलेट या टॉनिक, जानते हो ना, दवा होती है, सिर्फ अपन उसको बोलते हैं टॉनिक, बनाई जा रही है। तो वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पोलन टैबलेट और सिर्फ या टॉनिक इनसे बनाई जा रही है। यस बेटा, और अच्छे से मार्केट में अवेलेबल है, तो ये आपकी हो गई पोलन टैबलेट और सिर्फ, ये इससे रिलेटेड हो गया। एनसीईआरटी का पॉइंट है, नीट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। यस बेटा, अब देखो इससे नेक्स्ट रिलेटेड अपन कहते हैं पोलन एलर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलन एलर्जी क्या है? पराग एलर्जी। तो बेटा देखो पोलन एलर्जी क्या है, मैं आपको बता दूं। तो ये सारे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पोलन ग्रेन से रिलेटेड सारी बातें आपको मैंने बताई। यस बेटा, तो देखो पोलन एलर्जी क्या है बेटा। तो देखो बहुत सी जातियों, है ना, बहुत सारी पादप जातियों, मुख्यतः वायु प्रागित पादप जातियों के पराग कणों पर विशिष्ट पदार्थ या विशिष्ट एरो एलर्जन पदार्थ पाए जाते हैं। यस बेटा, तो बहुत सारे एरो एलर्जन पदार्थ पाए जाते हैं। यस बेटा, तो स्पेशली अपन कहें कि जो वायु प्रागित पुष्प वाले पादप हैं, उनके परागकणों पर एरो एलर्जन पदार्थ पाए जाते हैं। तो कई सारी एलर्जी या ब्रोंकाइल एप्लीकेशंस उत्पन्न करती है, यानी कई सारे क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर उत्पन्न करती है। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर उत्पन्न करती है। बहुत सारे क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, है ना बेटा। जैसे मैं आपको कहूं अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है ना बेटा, ये उत्पन्न करती हैं। अब कौन सी पादप जातियां हैं जिनके परागकण एलर्जी उत्पन्न करते हैं? तो देखो
ये अस्थमा या ब्रोंकाइटिस उत्पन्न करते हैं, तो अपन कहें कि पार्थेनियम सबसे इंपॉर्टेंट, पार्थेनियम, पार्थेनियम जिसको आप कहते हो कैरेट ग्रास, गाजर घास, कैरेट ग्रास, पार्थेनियम। यस, अपन एक वीट की स्पीसीज को इंट्रोड्यूस कराया था, बाहर से आयात किया था गेहूं की एक किस्म को, उसके साथ में आ गया था ये विदेशी जाति पार्थेनियम, कैरेट ग्रास, गाजर घास। तो एक तो इसके अपन बात उड़ा कि पराकण एलर्जी उत्पन्न करते हैं, पार्थेनियम है, गाजर घास है। यस बेटा, और इंडिया के अंदर आप जानते हो कि एक कंटेमिनेट विथ इंपोर्टेड वीट, वीट की एक किस्म को अपने यहाँ पर इंपोर्ट किया गया था, उसके साथ में आ गया था ये पार्थेनियम, गाजर घास। ये एक आप जानते हो विदेशी जाति है। इसी प्रकार एमेरेंथस और चिनोपोडियम, एमेरेंथस, एमेरेंथस और चिनोपोडियम, ये खरपतवार होते हैं ना, एमेरेंथस, चिनोपोडियम, एक बीजपत्री खरपतवार हैं या घासें, या एक बीजपत्री घासें, है ना, एक बीजपत्री घासों, ग्रासेज, घासों के परागकण एलर्जी उत्पन्न करते हैं। यस बेटा, और तुम भी जानते हो कि जो वायु पराग, आगे पढ़ेंगे, वायु परागित पुष्पों के परागकण हल्के होंगे, हल्के होंगे और चिपचिपाहट रहित होंगे, तो ये श्वास के दौरान अपने फेफड़ों में चले जाते हैं और कई प्रकार के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स उत्पन्न करते हैं, तो इसको आप कहते हो पोलन एलर्जी, पोलन एलर्जी। तो बेटा ये सारी बातें इससे रिलेटेड, पोलन का साइज क्या है, पहले पोलन का एक्साइन पैटर्न क्या है, इंटाइन क्या है, पोलन का साइज क्या है, पोलन सबसे पहले वायबिलिटी, जीवन क्षमता क्या है, पोलन टैबलेट क्या है, पोलन एलर्जी क्या है, यस और नो। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी ने दे रखी है बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, दोनों एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम के लिए भी। अब अपन बात करते हैं बेटा कि जो पोलन न्यूक्लियस या माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस है, तो इनसाइड उस न्यूक्लियस से ही यानी कैसे मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, यानी अपन स्पोरोजेनेसिस पढ़ चुके थे, तो अब अपन बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस की। तो प्री फर्टिलाइजेशन में स्पोरोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, ये मेल का हो जाएगा, तो फिर फीमेल का स्पोरोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, दोनों तैयार हो जाएंगे, फिर पोलिनेशन। यस, तो गैमेटोजेनेसिस यहाँ मेल का पढ़ेंगे, ये होने के बाद अपन फीमेल का स्टार्ट करेंगे पार्ट। यस बेटा, और मेल का आपका पूरा हो जाएगा, तो बहुत अच्छे से आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी आपको मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। तो ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए बहुत अच्छे से, और एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड आप क्लियर करें यहाँ पर। यस बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट, तो देखिए बेटा, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट या नरी गुमोदित का विकास। तो आपको मैंने बताया कि जो भी माइक्रोस्पोर है या पोलन आपके पास में है, पोलन ग्रेन है, तो बेटा अपन कहें कि भाई जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन परागकण, या अपन कहें कि माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। और बेटा मैं यहां लिखूं थोड़ा सा इसको कि जो भी पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर, यानी माइक्रोस्पोर एक्साइन पैटर्न आते हुए पोलन ग्रेन हो जाता है, और फिर उसी में मेल गैमेटोफाइट बनेगा। तो ये जो पोलन ग्रेन है या माइक्रोस्पोर है, ये बेटा आप अपन इसको कह सकते हैं कि इट इज ए फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, कि यह नर गुमोद्भिद की प्रथम कोशिका है ना बेटा। फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट यानी नर गुमोद्भिद की प्रथम कोशिका है। यस बेटा, अब देखो तुम देख सकते हो कि इस जो आप जानते हो किसका रिजल्ट था, जब स्पोर मदर सेल में स्पोरिक म्यूसिस हुआ था, तो टेट्राड इन लघु बीजाणु और उस पर एक्साइन आ गया था, तो आप जानते हो कि पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। अब उसके न्यूक्लियस में आगे माइटोटिक डिवीजन होंगे, तो देखो कैसे गैमेटोफाइट बनता है। तो बेटा जी अब देखो इस पोलन ग्रेन के न्यूक्लियस में, यानी जो पोलन न्यूक्लियस मैंने आपको बताया था, और आपको बेटा मैंने बताया था कि पोलन न्यूक्लियस क्या था, एन अगुणित, तो उसमें आगे मियोसिस तो पॉसिबल ही नहीं ना, आगे क्या होंगे, माइटोसिस। यस, तो ये हो गया बेटा आपके पास में पोलन न्यूक्लियस, पोलन न्यूक्लियस। अब देखो गैमेटोफाइट बनने के लिए, युग्मोद्भिद बनने के लिए इस पोलन न्यूक्लियस के अंदर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा। इस पोलन न्यूक्लियस में बेटा क्या होगा, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, यानी पहला समसूत्री विभाजन।
फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, पहला समसूत्री विभाजन। हाँ, उस दौरान एसिमेट्रिक स्पिंडल, असमित तर्कु बनेंगे जो आगे अपन डायग्राम में देखेंगे। यस बेटा, तो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा जब फर्स्ट माइटोसिस यानी समसूत्री, जब फर्स्ट समसूत्री विभाजन होगा तो इक्वल डिवीजन है। क्लियर? तो इस पोलर न्यूक्लियस में अगुणित है, अगुणित में फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन माइटोसिस होगा तो दो न्यूक्लियस आपके सामने बनेंगे, दो न्यूक्लियस आपके सामने बनेंगे। एक आपके सामने बनेगा वेजेटेटिव न्यूक्लियस, मतलब कायिक केंद्रक, कायिक केंद्रक बनेगा बेटा वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्लियर? और दूसरा आपके सामने बनेगा बेटा, दूसरा आपके सामने बनेगा जनरेटिव न्यूक्लियस, जननिक केंद्रक। यस बेटा है। अब वाल फॉर्मेशन होगी, वाल फॉर्मेशन हो जाएगी यानी साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, तो ये हो जाएगी वेजेटेटिव सेल, कायिक कोशिका, ये लो कायिक कोशिका। और बेटा ये आपकी हो जाएगी जनरेटिव सेल, यानी आप समझें कि जननिक कोशिका। यस बेटा, तो देखो आप आराम से देखें कि जो पोलन ग्रेन है, माइक्रोस्पोर है, इट इज फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, यह नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका है, नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका। इसका मतलब इसी से डेवलपमेंट होगा किसका? नर युग्मोद्भिद का। यस बेटा, और अब इसके न्यूक्लियस में जो पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस था एन, आपको बताया था अगुणित, तो आगे अर्धसूत्री विभाजन हो नहीं सकता। तो बेटा फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, तो दो न्यूक्लियस बनेंगे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस। एसिमेट्रिक स्पिंडल, असमित तर्कु बनने से असमान आकार के होंगे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा होगा, जनरेटिव न्यूक्लियस से छोटा होगा। तो ये वेजिटेटिव सेल और ये जनरेटिव सेल। अब आपका वो पराकण, वही जो नर युग्मोद्भिद प्रथम कोशिका थी, वो पराकण कितनी सेल स्टेज में पहुंच गया बेटा? 2 सेल स्टेज में, 2 सेल स्टेज, 2 कोश की अवस्था में पहुंच गया। कितनी सेल स्टेज में पहुंच गया बेटा? 2 सेल स्टेज में पहुंच गया, 2 कोशिकीय अवस्था में, है ना बेटा। और तुम्हें पता है 60% आवर्त बीजियों में, 60% आवर्त बीजियों में पराकों से पराकण 2 कोश की अवस्था में मुक्त हो जाता है, 2 कोश की अवस्था में मुक्त हो जाता है। यस बेटा, तो आपके पास में 2 सेल हैं, एक वेजिटेटिव सेल, यस बेटा, कायिक कोशिका, और एक अपन बात बेटा कि आपकी क्या है? जनरेटिव सेल यानी जननिक कोशिका, जनरेटिव सेल यानी जननिक कोशिका। अब बेटा जी देखो आगे ये वेजिटेटिव सेल डिवीजन नहीं करेगी, विभाजन ये तो आगे नहीं करेगी, बात को समझे। और अब आगे ये जो जनरेटिव सेल है जो इलिप्सोइडल हो जाती है, और ये जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस अभी डायग्राम बताएगा वो वर्मी फॉर्म हो जाएगा। तो इस जनरेटिव सेल में आगे इस जननिक कोशिका में इस जनरेटिव सेल में आपका होगा बेटा सेकंड माइटोटिक डिवीजन। तो उसके फलस्वरूप आप जानते हो कि 2 मेल गैमेट बनेंगे, 2 मेल गैमेट बनेंगे बेटा, 2 नरयुग्मक कोशिकाएं, फिर वो कोशिकाएं हो जाएगी 2 मेल गैमेट। अब सुनो मेरी बात बेटा, तो उसी पराकण के अंदर जो नरयुग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका थी, जब वो 2 कोश के चरण में गया तो वो मतलब आंशिक परिपक्व नरयुग्मोद्भिद था, आंशिक परिपक्व नरयुग्मोद्भिद यानी पार्शियली मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, पार्शियली मैच्योर गैमेटोफाइट हो गया।
और 60% आवर्त बीजों में 2 कोश के चरण में मुक्त हो सकता है, लेकिन 40% में 3 कोश के चरण में होगा। फिर वेजिटेटिव सेल आगे डिवीजन नहीं करेगी। जनरेटिव सेल में फिर सेकंड माइटोटिक डिवीजन होगा, तो 2 मेल गैमेट हो गए। तो अब आप जानते हो कि एक वेजिटेटिव सेल और उसका वेजिटेटिव न्यूक्लियस प्लस 2 मेल गैमेट, तो ये बेटा कितनी सेल स्टेज हो गई? 3 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज, 3 कोश की अवस्था। इसको आप कहते हो मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, परिपक्व नरयुग्मोद्भिद, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, है ना बेटा? मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, परिपक्व नरयुग्मोद्भिद, है ना? अब सुनो, जब ये पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर बना था तो एक बीजाणु मात्र को सम अशुद्ध विभाजन होते 4 लघुजाणु बने थे। अब प्रत्येक लघुजाणु के केंद्रक में पहला माइटोसिस और दूसरा माइटोसिस हुआ, तो क्या बन गया? मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। तो एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट को बनने में एक मियोसिस यानी एक मियोटिक डिवीजन, मियोसिस अरसूत्री विभाजन प्लस 2 माइटोसिस। एक परिपक्व नरयुग्मोद्भिद को बनने में एक मियोटिक डिवीजन और 2 माइटोसिस संपन्न हुए, एक मियोसिस और 2 माइटोसिस, है ना बेटा? और इसका बिल्कुल आपको जो एनसीईआरटी के अंदर आपको वहां कैलोज के द्वारा टेट्राड को फिर एक माइक्रोस्पोर से आपको एक मेल गैमेटोफाइट बनने का डायग्राम दे रखा है। तो बिल्कुल अभी नेक्स्ट डे के आपको बिल्कुल एक डायग्रामेटिक व्यू के द्वारा वर्ड टू वर्ड समझाएंगे। लेकिन यहां देखो कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए। पहली बात, पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर अगर नॉर्मल एक न्यूक्लियस है उसमें, तो फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट है नरयुग्मोद्भिद प्रथम कोशिका। अब उस पोलन न्यूक्लियस में या माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस में पहला माइटोटिक डिवीजन हुआ, तो 2 काई केंद्रक और जन्नी केंद्रक, फिर वाल बनी तो काई कोशिका और जन्नी कोशिका। तो कितने कोश के चरण में पहुंच गया? 2 कोश के चरण में। और 2 कोश के चरण में पहुंचा तब तक एक मियोटिक जो पहले हुआ था स्पोरिक मियोसिस, और हाँ वो मियोटिक एक ही है, मियोसिस फर्स्ट और सेकंड एक ही मियोसिस होता है, प्लस एक माइटोटिक, तो 2 सेल स्टेज में। 60% आवर्त बीजों में 2 सेल स्टेज में ही पृथक होगा परागकोश से, ठीक है। फिर अपन बात बढ़ा कि वेजिटेटिव सेल आगे डिवीजन नहीं करेगी, ये वेजिटेटिव आगे डिवीजन नहीं करेगी, क्लियर? किसमें होगा? जनरेटिव में। जनरेटिव सेल में सेकंड माइटोसिस होगा, द्वितीय समसूत्र विभाजन, तो 2 नरयुग्मक, हर नरयुग्मोद्भिद में या हर परिपक्व परागकण में 2 नरयुग्मक, तो एक वेजिटेटिव सेल 2 मेल गैमेट, तो कितना सेल हो गया? 3 सेल स्टेज। 3 सेल स्टेज को क्या कहोगे? मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, परिपक्व नरयुग्मोद्भिद। और इस परिपक्व नरयुग्मोद्भिद बनने में एक मियोटिक डिवीजन और 2 माइटोसिस हुए, एक अर्धसूत्री और 2 समसूत्री विभाजन हुए। ये कई बार क्वेश्चन नीट एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया, सीबीएसई 2007 में। अब बेटा इसका देखिए आगे आपको डायग्रामेटिक व्यू के द्वारा मैं पूरा बता देता हूं, और इसी के साथ फिर आपका पूरा हो जाएगा नरयुग्मोद्भिद का विकास, यानी नर जन्नांग पुमंग परागकोश में लघुजाणु धन में लघु बीजाणु जनन यानी स्पोरोजेनेसिस भी। और ये घटना आपकी क्या है? ये घटना आपकी है गेमेटोजेनेसिस। क्या है बेटा? गेमेटोजेनेसिस, यानी ये जो तुम कहते हो ना डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, तो इस घटना को आप क्या कहते हो? गेमेटोजेनेसिस, है ना बेटा? युग्मक जनन, मेल गेमेटोजेनेसिस, नर युग्मक जनन। तो अब देखिए आप डायग्रामेटिक व्यू, यस। तो देखिए बेटा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट का जो डायग्रामेटिक व्यू है, मतलब डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। यानी यहाँ पर आप देखिए बेटा कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, तो यहाँ एक माइक्रोस्पोर को या ये एक्जाइन यानी पोलन ग्रेन को इनिशियल जो फॉर्म हुआ ही है ना, टेट्राड से अलग हुआ है, तो ये अपन बात करते हैं एक लघु बीजाणु या एक पोलन ग्रेन, यानी ये सिंगल सेल स्टेज में यह नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका को प्रदर्शित करता है। यानी बेटा ये फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका को प्रदर्शित करता है। सघन जीवद्रव्य है ना, रिच इन साइटोप्लाज्म और केंद्रक सेंटर पे स्थित है। यानी आप जानते हो बेटा कि रिच इन साइटोप्लाज्म क्लियर या प्रोटोप्लाज्म, तो सघन जीवद्रव्य है और केंद्र पर स्थित केंद्रक है, जैसे विभजक कोशिका में होता है। फिर आप जानते हो बेटा कि ये अपनी साइज इंक्रीज करेगा बाय इनफ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट, अंदर पोषक पदार्थों का फ्लो बढ़ेगा, तो माइक्रोस्पोर इंक्रीज साइज, तो अपने साइज बढ़ाएगा, और छोटी छोटी वैक्यूल्स यानी हाईली वैक्यूलेटेड हो जाएगा, तो न्यूक्लियस थोड़ा साइड में चला जाएगा।
न्यूक्लियस कहाँ चला गया बेटा, साइड में। जैसे आकार बढ़ाएगा बाय द इनफ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट, पोषकों के अंतर प्रवाह से माइक्रोस्कोप अपना आकार बढ़ाएगा तो वैक्यूलेशन हो जाएगा, वैक्यूल आ जाएंगी और न्यूक्लियस थोड़ा साइड में चला जाएगा। यस बेटा। अब ये जो माइक्रोस्पोर है या पोलन ग्रेन है, ये फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका। यस। और अब इसमें आप जानते हो कि इस कोशिका के अंदर मतलब डिवीजन होंगे, माइटोटिक डिवीजन। तो आप समझ रहे हैं, देखो बेटा। इसके बाद अपन बात करते हैं कि यहाँ अब आपका होगा इस पोलन के न्यूक्लियस में, इस परागकण के लघुजाणु के केंद्रक में फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन क्या होगा बेटा जी, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, पहला समसूत्री विभाजन। तो जब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा, प्रथम समसूत्री विभाजन होगा, तो देखो यहाँ कोशिका ने अपना पूर्ण आकार ले लिया, डिवीजन के लिए पूर्ण तैयार हो गई, पूर्ण आकार ले लिया, बड़ी सी वैक्यूल, ये बड़ी सारी वैक्यूल। और ये इस पोलन के न्यूक्लियस में जब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा तो ये एसिमेट्रिक डिवीजन होगा, एसिमेट्रिक स्पिंडल बनेंगे, एसिमेट्रिक स्पिंडल, असममित तरकु तंतु। तो एसिमेट्रिक बेटा स्पिंडल बनेंगे तो ये अनइक्वल सा डिवीजन होगा, अनइक्वल डिवीजन, असमान डिवीजन होगा, थोड़ा अनइक्वल डिवीजन होगा, है ना। एसिमेट्रिक स्पिंडल बनेंगे, ये एनसीईआरटी का सबसे बेस्ट पॉइंट, एसिमेट्रिक स्पिंडल। और एनसीईआरटी में डायग्राम में दिखा रखा है एसिमेट्रिक स्पिंडल। तो एसिमेट्रिक स्पिंडल बनेंगे और ये अनइक्वल सा डिवीजन होगा। तो देखो एक लार्ज आपका बन जाएगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस, एक लार्ज बन जाएगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और फिर ये वाल तो आप जानते हो वेजिटेटिव सेल हो गई है, वेजिटेटिव सेल काय कोशिका, बात को समझे। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और दूसरा आप जानते हो कि यहाँ कैलोज प्लग हो गई, ये आपका हो गया जनरेटिव सेल के अंदर ये जनरेटिव न्यूक्लियस, जीएन, जनरेटिव न्यूक्लियस, जननिक कोशिका में जननिक केंद्रक। तो आप जानते हो कि जब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ पोलन के न्यूक्लियस में, तो असमित तरकु तंतु बनने से थोड़ा अनइक्वल डिवीजन हुआ और असमान आकार के केंद्रक बने, दो केंद्रक बने, वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस। फिर वेजिटेटिव सेल, ये पूरी कोशिका वेजिटेटिव सेल, और ये जनरेटिव। और वेजिटेटिव सेल सारे पदार्थों अपने अंदर ही ले लेती है, ये जनरेटिव सेल भी वेजिटेटिव सेल के अंदर ही रहती है, ये जनरेटिव सेल भी वेजिटेटिव सेल के अंदर ही रहती है, अभी बता देंगे। तो ये कितने सेल स्टेज में पहुंच गया बेटा, 2 सेल स्टेज में। जब ये 2 कोशिका अवस्था में पहुंच गया, 2 कोशिकी अवस्था में, 2 सेल स्टेज में, तो 2 कोशिकी अवस्था में पहुंचते इसको आप कहोगे पार्शियली मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, पार्शियली मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कहोगे, पार्शियली मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, आंशिक परिपक्व नर युग्मोद्भिद। पार्शियली मैच्योर मेल गैमेटोफाइट मतलब क्या बेटा, आंशिक परिपक्व नर युग्मोद्भिद। कितनी कोश की अवस्था में, 2 कोश की अवस्था में। और ये कैलोज प्लग के अलावा अभी तो जनरेटिव सेल और ये वेजिटेटिव सेल। यस। और ये आपका हो गया आंशिक परिपक्व नर युग्मोद्भिद। आपको आगे जाकर बताएंगे अपन बेटा कि 60% आवर्त बीजियों में तो 2 कोश की अवस्था में निकल जाता है, पराकोश से 2 कोश के चरण में पृथक हो जाता है 60% आवर्त बीजियों में। ये लाइन एनसीईआरटी ने लिख रखी है और एनसीईआरटी ने यहीं तक का डायग्राम दे रखा है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। लेकिन मैं आगे बता देता हूँ। फिर देखो ये कैलोज प्लग विलगित हो जाते हैं तो सब कुछ ये पूरी आपकी वेजिटेटिव सेल ही होती है, वेजिटेटिव सेल। और ये आप जानते हो कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो बड़ा होकर अमीबोइड आकार का हो जाता है। अब तुम जानते हो कि वेजिटेटिव सेल आगे डिवीजन नहीं करेगी, तो फिर देखो ये जनरेटिव सेल जो जननिक कोशिका है, जननिक कोशिका, तो बेटा देखो आप समझ सकते हो कि जो जननिक कोशिका है, जननिक कोशिका, इस जनरेटिव सेल ये वर्मी फॉर्म होगी, वर्मी फॉर्म आकार की होगी, तरकुरूपी हो जाएगी, है ना। सॉरी, ये तो जो जनरेटिव सेल है यानी जननिक कोशिका, ये तो हो जाएगी इलिप्सोइडल आकार की हो जाएगी, इलिप्स के आकार की, है ना। और ये अंदर आपका केंद्रक है, वर्मी फॉर्म हो जाएगा तरकुरूपी, जो जनरेटिव न्यूक्लियस है, जनरेटिव न्यूक्लियस। बात को समझे। तो अब अपन बात उठा कि इस जनरेटिव न्यूक्लियस में या जनरेटिव सेल में आगे आपका होगा माइटोटिक डिवीजन, सेकंड डिवीजन होगा, सेकंड माइटोटिक डिवीजन होगा, है ना बेटा। और सेकंड माइटोटिक डिवीजन होगा
तो तुम जानते हो कि 2 नरिगुमक बनेंगे। कितने नरिगुमक बनेंगे बताओ? 2 नरिगुमक। इसके अंदर आप समझ रहे हैं कि बेटा आप जानते हो कि फिर 2 नरिगुमक, भाई अपने आप में वेजिटेटिव सेल तो होगी, और यहाँ आप जानते हैं बेटा कि ये जो वेजिटेटिव सेल तो है ही है, और यहाँ अपन बात बेटा कि 2 नरिगुमक बन जाएंगे आपके, 2 नरिगुमक। ये 2 मेल गैमेट, तो ये वेजिटेटिव सेल हो गई, ये वेजिटेटिव सेल, और ये 2 मेल गैमेट सेल, 2 मेल गैमेट। तो ये बेटा आपके बन जाएंगे 2 मेल गैमेट। यस। तो फिर नेक्स्ट आपका माइटोटिक डिवीजन हो गया, तो ये पहुंच गया 3 सेल स्टेज में, और 40% आवृतबीजियों में ये कितने सेल स्टेज में आउट होगा? 3 सेल स्टेज में। तो बेटा देखो आराम से आ जाए। सबसे पहले आपके पास में एक माइक्रोस्पोर है, एक्जाइन आते मान लो पोलन ग्रेन है, वो माइक्रोस्पोर अभी फर्स्ट सेल स्टेज में है, तो वो नरी गुमोद्भिद की प्रथम कोशिका को प्रदर्शित करता है। मेल गैमेटोफाइट इसी से डेवलप होगा अंदर, तो एक सेल यानी मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल को रिप्रेजेंट करता है, बात को समझे। और सघन जीवद्रयुक्त होता है, सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। फिर जैसे ही न्यूट्रिएंट का इनफ्लो होता है, इसकी साइज बढ़ती है, क्योंकि डिवीजन में जाएगा ना, तो विभाजन में जाने से पहले अपने आकार को क्या करता है? बढ़ाता है, और वैक्यूल आ जाती है, हाईली वैक्यूलेटेड वैक्यूल आ गई। सही, वैक्यूल आते आप जानते हो भाई, या अभी तक भी फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट नर गुमोद्भिद प्रथम कोशिका है। अब इसके केंद्रक में, इस परागण केंद्र में फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा, पहला समसूत्री विभाजन। पहला समसूत्री विभाजन जब होगा तो एसिमेट्रिक स्पिंडल, असमित तरकु बनने से थोड़ा अनिकोल आकार के केंद्रक बनेंगे, तो 2 केंद्रक बन जाएंगे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस। फिर आप जानते हो कैलोज प्लग और ये वेजिटेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल, तो कितने सेल स्टेज में पहुंच गया? 2 सेल स्टेज में। 60% आवृतबीजियों में 2 कोश की अवस्था में ही फर्तक हो जाता है परागकोश से। इसको आप कहते हो आंशिक परिपक्व नरगुमोद्भिद, पार्शियली मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, पार्शियली मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। फिर आप जानते हो बेटा कि इस जनरेटिव सेल में अब डिवीजन होना है, तो जनरेटिव सेल पहले गोलाकार और फिर इलिप्सोइडल हो जाती है, इलिप्सोइडल, और उसका जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो वर्मी फॉर्म हो जाता है। कैसा होता है? वर्मी फॉर्म, वर्मी फॉर्म, तर्करूपी हो जाता है। और तर्करूपी हो जाता है तो देखो फिर आप जानते हो कि अब मैं यहाँ ऐसे बात कर दूँ आपके सामने वापस से कि अब इस जनरेटिव सेल में सेकंड माइटोटिक डिवीजन होगा, सेकंड डिवीजन, बात को समझ रहे हो? सेकंड डिवीजन होगा, और सेकंड डिवीजन का डायग्राम में बेटा अब यहाँ बता दूं आपको कि सेकंड डिवीजन होगा, तो अब मैं यहाँ पर मिटा के बताता हूँ कि सेकंड डिवीजन जैसे ही होगा तो आपके सामने इस रूप में जो मैच्योर मेल गैमेटोफाइट होगा, सेकंड डिवीजन होगा तो आपके सामने इस रूप में, ये बेटा आप समझ रहे हो 3 सेल स्टेज, यानी जो मैच्योर मेल गैमेटोफाइट होगा, तो ये सब कुछ आप जानते हो कि वेजिटेटिव सेल में, ये आप जानते हो कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, VN वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और ये पूरी वेजिटेटिव सेल ही है। और उस जननी कोशिका में और ये जो आपका वर्मीफॉर्म जननी केंद्रक है, इसमें समसूत्री विभाजन से आपके पास में ये 2 मेल गैमेट सेल बन गई, 2 मेल गैमेट, तो ये 2 मेल गैमेट बन गए। तो हर नरिगुमोद्भिद में कितने नरिगुमक होते हैं? 2 नरिगुमक होते हैं। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस, इसको अपन बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, यस, या ट्यूब सेल, क्योंकि बाद में पोलन ट्यूब बनाएगी वेजिटेटिव सेल, तो ये होगी VC वेजिटेटिव सेल पूरी। और ये 2 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट। तो बेटा ये कितनी सेल स्टेज में आ गया? 3 सेल स्टेज में, 3 सेल स्टेज में आ गया, 3 कोश की अवस्था में। और 40% आवृतबीजियों में तो परागकोश से भी 3 कोश की अवस्था में बाहर निकलेगा। तो ये आपका हो गया परिपक्व नरिगुमोद्भिद, ये आपका हो गया मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। बात को समझे बेटा? इसी के साथ आप जानते हो कि नर जन्नांग पुमंग, इकाई पुंकेसर, मुख्य भाग परागकोश, परागकोश के 4 गुण लघु बीजाणुधानी, भित्ति परतें, लघु बीजाणुधानी के केंद्र पे लघु बीजाणुजन उत्तक, प्रत्येक उत्तकी कोशिका मात्र कोशिका, स्पोरिक मियोसिस, 4 लघु बीजाणु, प्रत्येक लघु बीजाणु केंद्रक, प्रत्येक लघु बीजाणु केंद्रक से फिर आप जानते हो या प्रत्येक परागकण, प्रत्येक लघु बीजाणु केंद्रक से डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट यानी इसको आप कहोगे गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, यानी बेटा ये युग्मक जनन हो गया। क्या हो गया? युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। तो ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दे रखा है।
और इसी के साथ इस लेक्चर में खत्म हो गया आपका कंप्लीट मेल का भाग। अब अपन स्टार्ट करेंगे क्या फीमेल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो थैंक यू वेरी मच।